हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी सही जारी होगी। तो जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है इसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, 60 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, जिसमें कि मुगल इरा था, दिल्ली सल्तनत थी और जो प्री मेडिवल इरा था वो हमने डिस्कस किया। तो आज हम इसके बाद जो बाकी एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन फोकस हमारा रहेगा जो रीजनल किंगडम्स थे और जो आपका क्या बोलते हैं उसको बख्तियार जो सूफी मूवमेंट्स थे उन पे हम एमसीक्यूज आज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं। सेट 1 और सेट 2, ये इसका सेट 3 है। ठीक है, और ये आपके जेके भी जो आपका इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है जिसमें आपको तीनों के तीनों हिस्ट्री पढ़ने हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसके बाद बाकी जो होंगे वो हम बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज 61 क्वेश्चन है। 61st क्वेश्चन आज है, और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज एट्रीब्यूटेड टू कृष्ण देवराया। बताओ इनने एक वर्क या एक बुक हम कह सकते हैं लिखी थी, कौन सी थी बताओ। राज तरंगिनी, अर्थशास्त्र, ये आपने पढ़ा है, बताओ। सो इट वाज अमुक्ता मलयाड़ा, दैट इज बेसिकली द वर्क ऑफ कृष्ण देवराया। ठीक है, अमुक्ता मलयाड़ा दैट इज द वर्क ऑफ कृष्ण देवराया, जो कि एक विजयनगर एम्पायर के एक रिनोन रूलर थे। उन्होंने एक लिखा था अमुक्ता मलयादा, जो कि एक तेलुगु पोएटिक वर्क थी जिसमें ये लिखा था गवर्नेंस कैसी थी, स्टेट क्राफ्ट कैसा था। एंड आपको पता है कि जो राज तरंगिनी है, इट वाज अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, किसने लिखी थी? कलहाना ने लिखी थी। अर्थशास्त्र आपको पता है, इट वाज एट्रीब्यूटेड टू कोटलिया चाणक्य। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो कृष्णा देवरिया थे वो वाज द पॉपुलर रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। इनकी कौन सी यहाँ पे वर्क थी? इट वाज अमुक्ता मलयादा। ठीक है, नेक्स्ट, द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। जो विजयनगर एम्पायर, इसकी जो कैपिटल थी हम्पी, ये किस रिवर पे बेस्ड है? बताओ, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा या कावेरी? बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो हम्पी है, जो कैपिटल सिटी है विजयनगर एम्पायर की, किस बैंक के? इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? इट इज तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है? कर्नाटका में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हम्पीज आर्किटेक्चर। जो हम्पी का जो आर्किटेक्चर था, इसमें कौन सी टेम्पल जो है एक प्रोमिनेंट हमें ये बताते हैं कि हाँ भाई ये जो है हम्पी का आर्किटेक्चर था? बताओ। So it was option number C. वीरूपाक्षा टेम्पल बेसिकली इज द प्रोमिनेंट फीचर, सॉरी प्रोमिनेंट टेम्पल, जो कि हमें फीचर करते जहां पे हम्पी का आर्किटेक्चर शोकेस हो रहा है। डेडिकेटेड, ये किसको डेडिकेटेड? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट टेम्पल इन हम्पी। ठीक है, ये शोकेस करती है जो विजयनगरा पीरियड था, इसका जो आर्किटेक्चर था, या जो बाकी जो मेजर पिलग्रिमेज साइट भी इसको माना जाता है। ठीक है, और बृहदेश्वर टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड है? थंजूर में। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे? मदुराई में है। और जो सन टेम्पल है वो कोणार्क में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्ण देवराया बिलोंग टू विच डायनास्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। हमने पढ़ा जो कृष्ण देवराया थे वो विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते थे। अब बताना है कि किस विजयनगर एम्पायर में किस डायनास्टी से वो बिलोंग करते थे। सो इट इज तुलावा डायनास्टी या तुलव डायनास्टी, जिस जो कि विजयनगर एम्पायर की एक डायनास्टी थी, कृष्ण देवराया उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, जी जो तुलव डायनास्टी थी, इट वाज द थर्ड डायनास्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इनका जो रूल था, इनको गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि ऐसे मिलिट्री जो सक्सेसेस हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे और कल्चरली बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया था। किसके दौर में? कृष्ण देवराया के दौर में। किस डायनास्टी से बिलोंग करते? तुलव डायनास्टी। तुलव डायनास्टी किसकी डायनास्टी है? विजयनगर एम्पायर की। ठीक है, नेक्स्ट, जो आस्था प्रधान था, इट वाज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स इन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पोजीशन इन द आस्था प्रधान? बताओ। बेसिकली इट इज अ टर्म कॉल्ड आस्था प्रधान या आस्था प्रधान। शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था। ठीक है, तो आपको बताना कि 4 ऑप्शंस में कौन सा उसका पोजीशन नहीं था? बताओ। सो इट इज दीवानी खास। अगर आपको पता है, दीवानी खास इज रिलेटेड टू मुगल आर्किटेक्चर एंड इट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी जो पेशवा है, अमित्य है, मंत्री है, आप ये देख सकते हैं 8 काउंसिल था जिसको हम क्या बोलते हैं?
आस्था प्रधान, ये भी आ सकता है कि दरवाजा काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स इन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्या कहा जाता है, आस्था प्रधान, ठीक है। क्या कहा था, जैसे कि पेशवा था, पेशवा का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, अमित या फाइनेंस मिनिस्टर, मंत्री, क्रॉनिकल, ठीक है, एमंग अदर। तो दीवानी खास जो है इसका जो इससे रिलेट नहीं है, दीवानी खास इज रिलेटेड टू मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। ये एक प्राइवेट ऑडियंस होता था मुगल आर्किटेक्चर में। Which taxation policies were introduced by Shivaji Maharaj to collect a tribute from neighboring countries? शिवाजी महाराज ने एक टैक्सेशन पॉलिसीज को लाया था ताकि जो नेबरिंग कंट्रीज थे वहां से वो जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करे। तो उसका नाम क्या था, जो टैक्सेशन पॉलिसी थी इसका नाम क्या था? ये कंफ्यूजन सवाल है, इसमें थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे। रोतवारी, जब्ती, इक्ता, चौथ एंड सरदेशमुखी। सो बेसिकली जो टैक्सेस थे, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी थी, इट वाज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चौथ एंड सरदेशमुखी। दीज वर द टू टैक्सेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट द कलेक्शन ऑफ चौथ, जो कि जिसका मतलब कि 20% टैक्स होगा रेवेन्यू पे, ठीक। इसी तरह सरदेशमुखी, इट वाज एन एडिशनल 10% जो टैक्स था लेवी था एज पार्ट ऑफ हिज रेवेन्यू सिस्टम। ये बेसिकली किन पे लगता था, जो नेबरिंग टेरिटरीज थे उन पे लगता था इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, ठीक। ये अब याद रखें। उसके बाद एक मतलब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था शिवाजी महाराज ने जो इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज रोतवारी सिस्टम, ठीक है, which was collected directly from the farmers। तो कहने का मतलब है these two were the taxes, these were the taxation policies। अगर वहां पे अगर रेवेन्यू सिस्टम कौन सा इंट्रोड्यूस किया था, that was रोतवारी सिस्टम। so these are two different things। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अगर सवाल में है तो रोतवारी सिस्टम आप टिक करके आएंगे। टैक्सेशन पॉलिसीज है, टैक्सेस क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, तो ये वाले आप टिक करके आए। ये भी सवाल आ सकता है कि इसमें कितना परसेंट टैक्स है और इसमें कितना परसेंट टैक्स है, वो भी आप याद रखेंगे, 25% एंड 10%, ठीक है जी। नेक्स्ट, which fort was the first to capture by शिवाजी and later became his capital? जो फोर्ट था जिसको शिवाजी ने कैप्चर किया था और फिर वो उसका जो है उनका कैपिटल बना, बताओ। सो इट वाज तोरना फोर्ट या तोरना फोर्ट, जिसको हम प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है। ये शिवाजी ने पहले कैप्चर किया था एट द एज ऑफ 16 इन 1646। ये जो एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था, तो ये आप देख सकते हैं मार्क एट द बिगिनिंग ऑफ, इसके बाद मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स हुए। तो फिर लेटर जो रायगढ़ फोर्ट था, दैट बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर एंड द साइट ऑफ शिवाजीज कोरोनेशन। तो पहला जो फोर्ट था जो शिवाजी ने कैप्चर किया था और जो उसकी कैपिटल बनी, दैट वाज तोरना फोर्ट, जिसको प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। द बहमानी सल्तनत वाज नोन फॉर इट्स पैट्रोनेज ऑफ विच कल्चरल इन्फ्लुएंस? जो बहमानी सल्तनत थी इस पे किसका एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है, बताओ। ग्रीक, पर्शियन, रोमन या चाइनीज? सो इट वाज पर्शियन। जो बहमानी सल्तनत थी इस पे जो इन्फ्लुएंस था, दैट वाज ऑफ पर्शियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। The Bahmani Sultanate in the Deccan region of India was heavily influenced by Persian culture, क्योंकि उनका जो आर्ट था, आर्किटेक्चर था, कोर्ट सर्विलेंस या जितने भी बाकी चीजें थी वो सारे के सारे पर्शियन लैंग्वेज में होती थी, जिसको हम फारसी भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच सिटी सर्व्ड एज द इनिशियल कैपिटल ऑफ बहमानी सल्तनत? बताओ। अब बहमानी जो सल्तनत थी इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो कौन थी, क्या थी? सो इट वाज गुलबर्गा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। गुलबर्गा वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ बहमानी सल्तनत। कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1347 में बाय अलाउद्दीन बहमान शाह, जिसने गुलबर्गा को चूज किया, जिसको काला बुरग भी कहा जाता है, एज इट इज कैपिटल, ठीक है। फिर जो कैपिटल थी इट वाज शिफ्टेड टू बेदार इन 1429 बाय सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट। तो इनिशियल कैपिटल कौन सी थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट, महमूद गावान एंड नोटेबल फिगर इन द बहमानी सल्तनत वाज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन। एक बंदा था, एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी बहमानी सल्तनत में, जिसको कहा जाता है महमूद गावान। बताए इनमें मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो किसमें था? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स में, या ऑल ऑफ द अबव, बताओ। तो बेसिकली देयर ऑल ऑफ द अबव। ये जो महमूद गवान थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर थे बहमानी सल्तनत में। इसमें बहुत चीज़ों में इनने बहुत चीज़ों में कंट्रीब्यूट, जैसा कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स में इनका एक अहम रोल था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में भी और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स में भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप पढ़ सकते हैं। Which Bhakti saint is known for the composition of devotional songs compiled in the Guru Granth Sahib? बताओ। एक भक्ति सेंट थे जिन्होंने जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे उनको कंपाइल किया गुरु ग्रंथ साहिब में, उनका नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है ये।
इट वाज गुरु नानक। गुरु नानक जो कि आपको पता ही है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। इन्होंने ही इन जो क्या बोलते हैं, कुछ डिवोशनल सॉन्ग से इसको कंपाइल किया था एक बुक में जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब द सेंट्रल रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ, जो कि एक रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म है। एंड आप देख सकते हैं जिसका एम्फेसाइज उन्होंने किया था कि वन गॉड, एक ही खुदा है। इक्वालिटी पे उन्होंने एम्फेसाइज किया, सोशल जस्टिस पे उन्होंने एम्फेसाइज किया, ठीक। वाइल जो कबीर के भी वर्सेस में थे, बट प्रोमिनेंट जो है गुरु नानक के ही कंपोजिशन गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं, ठीक है। Which Sufi saint is associated with the Chishti order and is revered for his teachings on love and devotion? एक सूफी सेंट थे जिनको एसोसिएट किया जाता है चिश्ती ऑर्डर के साथ, और उनकी जो टीचिंग है काफी पॉपुलर है, बताओ। सो इट वाज ख्वाजा महीनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती से ही आपको पता होना चाहिए, इट वाज ख्वाजा महीनुद्दीन चिश्ती, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक सूफी सेंट थे। एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया। आप देख सकते हैं ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग सूफीज्म इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनका जो श्राइन है, जो दरगाह है, वो अजमेर राजस्थान में है, जो आपको पता होगा। सो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, कहाँ पे इनका जो है दरगाह है, अजमेर राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट, मीराबाई, ए प्रोमिनेंट भक्ति सेंट, वाज अ डिवोटी ऑफ व्हिच डीटी। जो मीराबाई थी, जो कि एक भक्ति, एक प्रोमिनेंट, एक इंपॉर्टेंट एक भक्ति सेंट थी, वो किसकी डिवोटी थी, वो किसकी फॉलोवर थी, बताओ। सो शी वाज द फॉलोवर ऑफ कृष्णा। मीराबाई जो थी, वो एक प्रिंसेस थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी, एंड शी वाज अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक। ये आप बाकी पढ़ सकते हैं। हर डिवोशनल सॉन्ग इज एन पोएम इज एक्सप्रेसिंग ऑन डीप लव एंड डिवोशन टू कृष्णा, ठीक है। सो मीराबाई जो थी, शी वाज भक्ति सेन एंड शी वाज अ फॉलोवर ऑफ कृष्णा। नेक्स्ट, which bhakti saint's teachings emphasize the formless nature of God and criticize the ritualistic practices, बताओ। किस भक्ति सेन की जो टीचिंग्स थी, उन्होंने एम्फेसाइज किया, उन्होंने फोकस किया कि जो फॉर्मलेस नेचर ऑफ गॉड, मतलब जो गॉड है उनकी कोई फॉर्म नहीं है, उनकी कोई शक्ल नहीं है, उनकी कोई हम कह सकते हैं कि पिक्चर नहीं है, तो वो किसने बोला था? तो इट वाज कबीर, ठीक है। कबीर जो है एक मिस्टिक पॉइंट थे जिनका ये फोकस था कि जो गॉड है वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई शक्ल नहीं है। एंड ही आल्सो एडवोकेटेड फॉर पर्सनल कनेक्शन विद द डिवाइन। रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया, एंड ही आल्सो क्रिटिसाइज बोथ हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी, प्रमोटिंग अ मैसेज ऑफ यूनिटी एंड लव। सो हु वाज द वन जिसने बोला था फॉर्मलेस नेचर ऑफ गॉड है? इट इज कबीर, ठीक है। नेक्स्ट, द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया वाज इनिशियली प्रोपगेटेड बाय व्हिच ग्रुप ऑफ सेंट्स। जो साउथ इंडिया था, इसमें जो भक्ति मूवमेंट थी वो किसने प्रोपगेट करी थी, किसने स्प्रेड करी थी, बताओ। सो इट वाज अल्वारेज एंड नेनारज, जिन्होंने जिन्होंने साउथ इंडिया में इसको प्रोपगेट किया था, इसको फैलाया था। अल्वारज का मतलब होता है डिवोटीज ऑफ विष्णु, ये भी सवाल आ सकता है, ठीक। नैनारज का मतलब होता है डिवोटीज ऑफ शिवा, ठीक। तो इन्होंने जो है भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया में स्प्रेड किया, प्रोपगेट किया। Which Sufi practice involves listening to devotional music to achieve a state of spiritual ecstasy? बताओ, बताओ। So it was समा। सूफीज्म में एक डिवोशनल म्यूजिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? समा, ठीक है। समा एक सूफी प्रैक्टिस है जिसका मतलब होता है कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू डिवोशनल म्यूजिक एंड चैंटिंग टू अटेन सुपरफिशियल एक्सटेसी एंड क्लोजनेस टू द डिवाइन, ठीक। तो ये पर्टिकुलरली एसोसिएटेड चिश्ती ऑर्डर से व्हिच इनकॉर्पोरेटेड म्यूजिक इनटू देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। समा का मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग टू डिवोशनल म्यूजिक, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। गुरु नानक इज टीचिंग इज एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? बताओ, जो गुरु नानक की जो टीचिंग थी वो किस पे एम्फसाइज कर रहे थे? क्या वो एस्थेटिसिज्म पे फोकस कर रही थी, कास्ट हायरार्की पे, ऑनेस्ट लिविंग पे, आइडल वर्शिप पे? देखो, गुरु नानक जो थे ही वाज अगेंस्ट कहाँ गया वो? गुरु नानक जो थे, ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ही वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ही वाज अगेंस्ट एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है जब आप दुनिया को छोड़ते हैं, जब आप जो डिजायर्स को छोड़ते हैं, एंड यू आर लिविंग ए अलोन लाइफ, मतलब वो आप कहीं जंगल में जाते हो और अपनी जो जिंदगी बसर करते हैं। बट जो गुरु नानक की जो टीचिंग थी वो इसके खिलाफ थी। वो बोलते हैं कि यू हैव टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द वर्ल्डली अफेयर्स, ठीक है। तो वो इनके भी खिलाफ थे। तो उनका जो मेन फोकस था दैट वाज
ऑनेस्ट लिविंग, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गुरु नानक की जो टीचिंग्स है ऑनेस्ट लिविंग पे फोकस करती थी, जिसको हम बोलते किरत करनी, मतलब कि आप जो भी जिंदगी में कर रहे हैं ईमानदारी के साथ आपको करना चाहिए। शेयरिंग विद अदर्स, वन चकना एंड रिमेंबरिंग गॉड, नाम जपना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है राइटस लाइफ के। ही रिजेक्टेड कॉस्ट डिस्टिंक्शन एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड डिवोशन टू वन गॉड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, which bhakti saint from Maharashtra composed the Abhangas and was a devotee of Vithoba? अब ये जो सवाल, इसमें बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं ना, जैसा कि भक्ति सेंट थे, महाराष्ट्र थे, उन्होंने क्या कंपोज किया? अभंगास कंपोज किए। किसका डिवोटी था? विठोबा का डिवोटी था। उनका नाम क्या था वो आपको बताना है। इट वॉज तुकाराम। तुकाराम ही वॉज द भक्ति सेंट। कहाँ से? महाराष्ट्र से। क्या कंपोज किया? अभंगास कंपोज किया। किसके डिवोटी थे? विठोबा का डिवोटी से, ठीक है। ये आप देख सकते। अभंगास का मतलब ये भी डिवोशनल पोएम्स हैं व्हिच आर डिवोटेड टू विठोबा, ठीक। ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इनकी जो टीचिंग है वो एम्फसाइज करती है डिवोशन, कंपैशन, फ्यूटिलिटी ऑफ रिचुअलिज्म। नेक्स्ट, द सूफी कंसेप्ट ऑफ फना रेफर्स टू। फना का मतलब क्या है बताओ? फना का मतलब क्या है? फना का मतलब होता है एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ। फना रेफर्स टू एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, जहां पे आप अपना जो इंडिविजुअल जो ईगो है, इंडिविजुअल जो डिजायर्स होते हैं उनको आप तबाह करते हैं और आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं अपने आप को फना करना। एंड पर्सनल डिजायर्स को आप खत्म करते हैं। यू आर डिजॉल्विंग इन द डिवाइन प्रेजेंस, ठीक है। आप देख सकते हैं सिग्निफाइज द यूनियन विद गॉड, ट्रांसेंडिंग द सेल्फ टू अचीव स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मतलब अपने आप को तबाह करना और खुदा के साथ जुड़ना, उसी को हम बोलते हैं फना करना। Which Bhakti saint from Karnataka composed devotional songs in Kannada and is known for his vachanas? बताओ। एक और भक्ति सेठ थे कर्नाटका से जिसने क्या कंपोज किया? डिवोशनल सॉन्ग्स कन्नड़ में, ठीक है, जिनको कहा जाता है एंड ही इज नोन फॉर हिज वचन। इसको इनका का नाम क्या था बताओ? इट वाज ऑप्शन नंबर ए बसवा, जिसको हम बसवन्ना भी कहा जाता है। वो फिलोसफर थे, स्टेट्समैन थे कर्नाटका से, जिन्होंने इनिशिएट द शराना मूवमेंट। ये भी सवाल आ सकता है कि उन्होंने कौन सी मूवमेंट को इनिशिएट किया? फर्स्ट शराना मूवमेंट। इसने क्या कंपोज किया? वचन कंपोज किए, जो कि ये भी डिवोशनल पोएम्स है कन्नड़ में। एंड दे आल्सो प्रमोट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा एंड सोशल इक्वालिटी, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी वीडियो। वी हैव डिस्कस 20 एमसीक्यूज। 20 एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया जो मेनली थे फ्रॉम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट एंड आल्सो द रीजनल किंगडम जो मेडिवल इंडिया में थे, जैसा कि विजयनगर एम्पायर। तो जो नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज होंगे वो भी नेक्स्ट टॉपिक इस पे बेस्ड होंगे, जिसमें भक्ति सूफी मूवमेंट्स में कुछ और एमसीक्यूज हम लाएंगे एंड नेक्स्ट बाकी जो पार्ट होगा वो भी हम लाएंगे। तो इससे जो है फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ मेडिवल इंडिया। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री को ये क्या बोलते हैं स्टार्ट करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले। उससे ज़्यादा एमसीक्यूज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ऐसे ही सीक्वेंस में हम वीडियोस को लाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। थैंक यू सो मच।